मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने दिल्ली दौरे के दौरान आज सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी के साथ ममता बनर्जी की कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, तो वहीं उससे पहले उन्होंने कमलनाथ समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करी थी। सभी विपक्षी दलों की इस मुलाकात पर अहम नजर है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी थर्ड फ्रंट को लेकर तैयारियों में जुट गई है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि 2024 के चुनाव अभी दूर है, लेकिन तैयारियां अभी से करनी पड़ेगी। सीएम और पश्चिम बंगाल के सीएम और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोमवार को अपने 5 दिवसीय दिल्ली दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद में जाकर मुलाकात की। सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले ममता बनर्जी ने एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ मुकाबला करने का आह्वान करते हुए कहा था कि सामूहिक नेतृत्व लड़ाई हो, जिस राज्य में मजबूत है उसे नेतृत्व देना होगा। आपको बताते चले कि ममता बनर्जी ने मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और आनंद शर्मा से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से आनंद शर्मा ने कहा था कि उनके और ममता बनर्जी के बीच करीबी रिश्ते हैं, क्योंकि दोनों ने सालों एक साथ काम किया है। संसद में बीते कई दिन से पेगासस जासूसी मामले को लेकर बने गतिरोध के बीच आज 14 विपक्षी दलों ने संयुक्त बैठक की। इस बैठक के बाद विपक्ष की ओर से प्रेस वार्ता करके कहा गया कि सरकार के अड़ियल रवैये के चलते संसद की कार्रवाई ठप है। राहुल गांधी ने भी इस दौरान कहा, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं क्या सरकार ने पेगासस खरीदा था या नहीं, लेकिन सरकार इसका जवाब नहीं दे रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसके बाद कहा, हमारी आवाज को संसद में दबाया जा रहा है। हमारा एक सवाल है कि क्या केंद्र सरकार ने पेगासस खरीदा था? क्या केंद्र सरकार ने उसका इस्तेमाल अपने देश के लोगों के खिलाफ भी किया था या नहीं? हम यह जानना चाहते हैं, लेकिन हमें सरकार की ओर से साफ साफ कह दिया गया है कि पेगासस पर सदन में कोई चर्चा नहीं होगी। हम साफ करना चाहते हैं कि पेगासस पर चर्चा होने से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार को सड़क से लेकर संसद तक घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई लगातार प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज रेवाड़ी पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मन की बात कही, साथ ही कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उन्हें आम लोगों तक पहुंचाए। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एम्स का जो मामला है, एम्स का कुछ मुद्दे हैं, किसानों के जो छोटे मुद्दे हैं उनको जल्द ही उनका समाधान कर मनेठी में एम्स का निर्माण का कार्य जल्दी ही शुरू कराया जाएगा। वहीं किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर कुछ उपद्रव कर रहे हैं, उनसे सरकार सख्ती से निपटेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपनी महत्वाकांक्षा के चलते इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं धारोड़ा में राजस्थान के पानी आने पर सवाल पर उन्होंने कहा कि राजस्थान का एक बूंद भी पानी धारोड़ा में इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। हरियाणा में छोटी सरकार यानी पंचायतों के चुनाव के लिए लोगों को अभी इंतजार करना होगा। प्रदेश में पंचायत के चुनाव अक्टूबर महीने में होने के संकेत मिल रहे हैं। राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह का कहना है कि फिलहाल राज्य के चुनाव आयोग को सरकार से आधिकारिक तौर पर कोई चिट्ठी चुनाव करवाने को लेकर नहीं मिली है। धनपत सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले राज्य सरकार की हरी झंडी का उन्हें इंतजार है। इसके अलावा राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने यह भी जानकारी दी है कि फिलहाल प्रदेश के पास ईवीएम नहीं है, जिसको लेकर केंद्र के चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। धनपत सिंह ने कहा कि अगर ईवीएम उपलब्ध नहीं होती है तो बैलेट के माध्यम से भी प्रदेश में इस बार पंचायत के चुनाव हो सकते हैं। काबिले गौर है कि हरियाणा में पंचायतों का कार्यकाल 24 फरवरी 2021 को संपन्न हो चुका है, जिसके बाद प्रदेश में पंचायती राज पर प्रशासन लागू किया हुआ है और लोगों को पंचायत के चुनाव का लंबे समय से इंतजार है। बाराबंकी में देर रात हुए सड़क हादसे में 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 2 दर्जन से अधिक जो मजदूर हैं वो घायल हो गए। ये सभी मजदूर हरियाणा के पलवल से बिहार जा रहे थे, जो मजदूरी करने हरियाणा गए हुए थे। जिनकी देर रात हाईवे पर खड़ी बस में
जोरदार ट्रक के टक्कर मार देने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही बाराबंकी प्रशासन आनंद फानन पर मौके पर पहुंचा और सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से लगभग 1 दर्जन जो गंभीर रूप से घायल थे उनको ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है। वहीं हादसे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए गहरा शोक व्यक्त किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए घायलों के समुचित फ्री इलाज करवाए जाने एवं मृतकों के शवों को उनके घर तक फ्री पहुंचाने का काम करेगी यह सरकार। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने अपना शानदार खेल जारी रखा। पीवी सिंधु ओलंपिक में अपना दूसरा मैच भी जीतने में कामयाब रही। दूसरे मैच में पीवी सिंधु ने हांगकांग की चियुंग नंग को 21-9 और 21-16 से मात देकर मैच को महज 35 मिनट में ही जीत लिया। इसी जीत के साथ पीवी सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में भी जगह बना ली है। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप जे के अपने दूसरे मुकाबले में सिंधु ने हांगकांग की चियुंग एनकान यी को आसानी से 21-9, 21-16 से हराया। दिल्ली पुलिस को अपना नया पुलिस कमिश्नर मिल गया है। दरअसल 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया। बता दें, राकेश अस्थाना शुरू से ही सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो बात चारा घोटाले की हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत केस की। हमेशा उनकी बड़े केस में अहम भूमिका रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि अपने 1 साल के कार्यकाल में राकेश अस्थाना क्या कुछ कमाल कर दिखाते हैं। गुजरात कैडर के चर्चित अफसर राकेश अस्थाना को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली। दरअसल राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। मंगलवार शाम को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका आदेश जारी किया। इससे पहले राकेश अस्थाना बीएसएफ के डीजी के तौर पर काम कर रहे थे। में ब्लैक फंगस मरीजों के लिए बड़ी राहत मिली है। दरअसल मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ब्लैक फंगस मरीजों के लिए अब निजी अस्पतालों में भी फ्री इलाज देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ब्लैक फंगस बीमारी को दिल्ली आरोग्य कोष की कैशलेस स्कीम में शामिल कर लिया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ब्लैक फंगस मरीजों के लिए बड़ी राहत दी। दरअसल केजरीवाल ने ब्लैक फंगस मरीजों के लिए सराहनीय कदम उठाया। केजरीवाल ने ब्लैक फंगस मरीजों के लिए निजी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज देने की घोषणा की है। सीएम ने ब्लैक फंगस बीमारी को दिल्ली आरोग्य कोष की कैशलेस स्कीम में शामिल किया। पूरे भारत में इन दिनों मानसूनी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं पहाड़ी राज्यों में लगातार बादल फटने की खबरें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बादल फटने का मामला सामने आया है। बादल फटने में 7 लोगों की मौत हो गई है और वहीं 40 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने बचाव का कार्य तेजी करते हुए ये कहा है कि लोग नाले और नदियों के आसपास ना जाएं। तो वहीं मौसम विभाग ने यह बताया है कि अगले 3 से 4 दिन पहाड़ी राज्यों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहेंगे। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बुधवार सुबह 11 बजे कर्नाटक राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस दौरान उन्होंने सूबे के 23वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। वहीं इस दौरान कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इससे पहले बसवराज बोम्मई कर्नाटक के गृह मंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाई। जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडल का विस्तार के बाद किया जाएगा। आपको बता दें कि बुधवार को शपथ लेने से पहले बोम्मई ने अपने दिन की शुरुआत अंजनेय मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेकर की। पेगासस से कथित जासूसी मामले में विपक्षी दल की बैठक के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद में उनकी आवाज दबाई जा रही है। राहुल गांधी ने सवाल करते हुए पूछा कि सरकार ने पेगासस को खरीदा है या नहीं। उन्होंने कहा कि हम सदन में इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई।
भारत में जल्द रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी मिल सकती है। दरअसल स्पुतनिक वी के उत्पादन करने वाली कंपनी रेडी लेबोरेटरीज लिमिटेड के सीईओ एवी रमना का कहना है कि कोविड-19 को नियंत्रण तक भारत को इंतजार करना होगा। एवी रमना का यह भी कहना है कि जब तक कोविड-19 नियंत्रण नहीं हो पाता है तब तक भारत में स्पुतनिक वी आने में देरी हो सकती है। वही कयास लगाया जा रहा है कि अक्टूबर से सितंबर तक स्पुतनिक वी भारत पहुंच सकता है। देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की संभावनाओं की चेतावनियों के बीच अब बच्चों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाई जा रही बच्चों के लिए वैक्सीन कोवोवैक्स के आपात इस्तेमाल के लिए सिफारिश की है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है, जिसके बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की इस सिफारिश को मंजूर करने की बात कही है, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द बच्चों के लिए भी जो कोवोवैक्स है वो वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। राजकुंद्रा की अगर बात करें तो पहले ही कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज राजकुंद्रा की जो बेल एप्लीकेशन बॉम्बे हाई कोर्ट में थी, कहीं ना कहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया है और राजकुंद्रा अब कुछ दिनों के लिए और जेल में रहेंगे। और अब राजकुंद्रा की जो मुश्किलें हैं पॉन के केसेस को लेके वो लगातार बढ़ती जा रही है और जो मुंबई क्राइम ब्रांच है राजकुंद्रा के ऊपर जो शिकंजा है वो लगातार कस रही है। और राजकुंद्रा की आज बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद कहीं ना कहीं राजकुंद्रा के जो लॉयर है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। जहां पर देर रात से भारी बारिश हो रही है वहीं पर बिलासपुर में विजिबिलिटी भी कम हुई है। गाड़ी चालकों को गाड़ी चलाने में काफ़ी समस्याएं भी आ रही है। वहीं पर अगर बात की जाए तो बिलासपुर प्रशासन के द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी अगर कोई स्लाइडिंग होती है तो उस मार्ग को जल्द से जल्दी खोला जाए। वहीं पर उपायुक्त पंकज राय ने 24 घंटे तक भारी बारिश और मौसम विभाग के द्वारा भी 24 घंटे तक भारी बारिश होने का संदेश दिया है। तो वहीं पर उपायुक्त पंकज राय ने सभी लोगों से अपील की है कि नदी नालों के नज़दीक ना जाए, क्योंकि बारिश के दौरान नदी नालों का जल स्तर ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी किस तरह का मौसम बना हुआ है। विजिबिलिटी कम हुई है, देर रात से लगातार बारिश हो रही है। तो वहीं पर बारिश के चलते गाड़ी चालकों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 24 घंटों तक भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। सोनीपत में एक बार फिर नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सोनीपत का रेलवे का ये अंडरपास किसी तालाब से कम नहीं है और ये लबालब भरा हुआ है। करीबन 10 से 12 फुट पे वहाँ पानी भरा हुआ है। शनि मंदिर के साइड की जो पटरी है वहाँ भी पानी भरा हुआ है और ऐसी तस्वीर सोनीपत के प्रत्येक हिस्से में देखने को मिल रही है। और सोनीपत में 3 से 4 घंटे की बारिश ने प्रशासन की पोल खोली है और हालात ये है, आज पहली बार ये नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार जो है ये अंडर ब्रिज जो है यहाँ पर तालाब में तब्दील हुआ है, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती और हर बार यही हालात होते हैं और हर बार प्रशासन यही दावा करता है कि उनकी तरफ से सारे इंतजाम मुकम्मल है और मुकम्मल इंतजाम की यह तस्वीर निसंदेह प्रशासन की पोल खोल रही है। प्रदेश के मौसम विभाग ने 6 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। अभी हम मौजूद हैं हमीरपुर जिला के गांधी चौक पर। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हमीरपुर गांधी चौक में लगातार 2 दिन से बारिश चली हुई है। ज़िले में वहीं किसानों की माने तो ये फसलों के लिए जो बारिश है बहुत अच्छी है, लेकिन ज़िला में जो है उपायुक्त महोदय द्वारा भी नदी नालों और खड्डों में न जाने के लिए लोगों को हिदायत दी गई है। लगातार बारिश से हमीरपुर में जो है जनजीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। हम आपको सीधा दिखा रहे हैं कि हमीरपुर बाज़ार में लोगों की आवाजाही जो है बिल्कुल कम दिखाई दे रहे हैं। लोग बिल्कुल इक्का दुक्का लोग ही नजरी बाज़ार में आ रहे हैं। अगर धूप का मौसम होता तो ये गांधी चौक जो है पूरी तरह से भरा हुआ होता है, लेकिन आज लगातार दूसरा दिन बारिश का है, जिसके चलते जो है लोगों की आवाजाही बाज़ार में कम है। वहीं जिला प्रशासन से भी रेड अलर्ट घोषित किया गया है और लोगों को हिदायत दी गई है कि वे खड्डों या नदी नालों में ना जाएं। वहीं अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से सतर्क रहें।
पहाड़ों पर लगातार हो रही बरसात से यमुना नदी उफान पर है। हथनीकुंड बैराज से इस समय 1,60,000 क्यूसेक पानी डाइवर्ट किया गया है, जो कि अगले 72 घंटों तक दिल्ली के निचले इलाकों में तबाही मचा सकता है। वहीं इसको लेकर जिला प्रशासन भी पूरे तरीके से अलर्ट पर है। यमुनानगर के डीसी गिरीश अरोड़ा ने बताया कि इसको लेकर हम पूरे तरीके से अलर्ट पर है। अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है तो उसके लिए आर्मी और एसडीआरएफ की टीमों से भी संपर्क है और एसडीआरएफ की टीम यमुनानगर के अंदर आ चुकी है और जो मिनी फ्लड है वो 70,000 के बाद घोषित किया जाता है, लेकिन 2.5 लाख से ऊपर पानी जाने के बाद ही डेंजर लेवल होता है। तो अभी पूरी स्थिति नियंत्रण में है और इसको लेकर जो है सोशल मीडिया पर भी ग्रुप बनाया गया है, जिसके अंदर तहसीलदार, बीडीओ इन सबको जोड़ा गया है, जिसमें पूर्व सरपंच भी शामिल है, जो कि पल पल की अपडेट हमें मिल रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी जो यमुना से सटे इलाके हैं वहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुनादी भी करवाई गई है कि वहाँ पर कोई ना जाए और ना ही अपने पशुओं को लेकर जाए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में बादल फटा है और बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। अगर बता दें कि इस बादल के फटने से ये बादल जो है मचेल इलाका में फटा है, जो कि किश्तवाड़ में है। बॉर्डर किश्तवाड़ का एक मचेल इलाका है जहाँ पर ये बादल फटा है। इस बादल फटने से लगभग 40 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी तक लापता है और 5 के आसपास लोगों की डेड बॉडी जो है वो रिकवर की गई है। आपको बता दूं कि एनडीआरएफ, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक अभियान जो है, सर्च अभियान वहाँ पे चलाया गया है। उन लोगों की तलाश जो है वो की जा रही है। इसके साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में अभी अलर्ट जारी कर दिया गया है और नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है और उन्हें किसी सुरक्षित स्थान की ओर जाने को कहा गया है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ सराल डैम का पानी भी जो है वो अब बढ़ रहा है और चिनाब नदी का पानी उफान पे है। इसके चलते पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि नदी नालों को पार ना करें और नदी नालों के आसपास ना जाएं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि मवेशियों को चलाने के लिए, मवेशियों को पानी पिलाने के लिए जो लोग नदी नालों की तरफ रुख करते हैं वह भी रुख ना करें, क्योंकि चिनाब दरिया का पानी लगातार बढ़ रहा है और कभी भी सराल डैम जो रियासी में है उसके जो कपाट हैं वो खोले जा सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन किश्तवाड़ इलाके में चल रहा है और अभी तक जो है सिर्फ 5 लोगों की डेड बॉडी जो है वो मिली है और 40 से ज़्यादा लोग अभी तक लापता है। इसके साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में अभी अलर्ट जारी किया गया है। तो जिस प्रकार से मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी हुआ है, उसी को देखते हुए मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो ऊना में भी आज जो लगातार जो है वो सुबह से रात 1 बजे से लगातार बारिश जो है वो हो रही है और उसी के चलते अगर हम बात करें तो सेक्रेटरीट ऊना में भी जहां पानी आप देख सकते हैं, मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं कि पानी जो है वो लगातार बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अंदर जो जितने भी सरकारी दफ्तर हैं यहाँ पर वो पानी के आगोश में समाते जा रहे हैं। बारिश लगातार तेज है और उसके कारण यहाँ की जो सोमभद्रा नदी है उसमें भी पानी जो है वो आ गया हुआ है। और वहीं अगर ऊना की बात करें तो ऊना में जहाँ अधिक बारिश होने से फसलों को भी नुकसान होने की संभावना जो है अब जताई जा रही है। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं गर्मी से निजात तो जरूर मिली है, पर लेकिन दुखद ये है कि पानी जो है इतनी भारी मात्रा में ऊना में प्रवेश कर रहा है और आने वाले कुछ समय में अगर इसी प्रकार 2 से 3 घंटे और अधिक बारिश पड़ती है तो जो खेत हैं, लोगों की जो फसल है वो भी डूब सकती है। आज सुबह से हो रही बारिश की वजह से किसानों को काफी नुकसान है। किसानों की जो फसल है पूरी तरह डूब चुकी है और पिछले कई दिनों से जो बारिश हुई थी उसका भी नुकसान अभी तक किसान सहन नहीं कर सके, तो उनकी पूरी की पूरी जो फसल थी वो डूब चुकी थी। 15 दिन के बाद दोबारा से बारिश आई है, बारिश के साथ पूरी की पूरी फसल डूब गई है। इसके साथ अगर बात करें जहाँ गर्मी से लोगों को राहत मिली थी, वहीं पानी की निकासी की वजह से घरों में पानी घुसा है। कभी किसी और भी आप जाएंगे, निसिंग जाएंगे, करनाल जाएंगे, तमाम करनाल जिले में ऐसी स्थिति बनी हुई है और लगातार सुबह से बारिश हो रही, बारिश रुकने का नाम ले रही। इसके काफी नुकसान हो रहा है। नुकसान का जायजा लेने के लिए अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों का कहना है कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। 26 तारीख की रात रोहतक में हाई प्रोफाइल चोरों के नाम रही। सबसे पहले चोर स्विफ्ट गाड़ी में बैठकर रोहतक के छोटराम चौक पर पहुंचे और उन्होंने एक गोदारा मेडिकल हॉल को निशाना बनाया। गोदारा मेडिकल हॉल का लोहे का रॉड से शटर तोड़कर अंदर घुसे और उसके बाद दुकान को पूरी तरह से खंगाला गया और दुकान के गल्ले के पास पहुंचे तो गल्ले से 1000 रुपये निकालकर वहां से फरार हो गए।
दूसरी घटना को अंजाम दिया। उसके बाद वो काठमंडी पहुंचे और वहां भी एक मेडिकल हॉल को निशाना बनाया। मेडिकल हॉल को निशाना बनाते हुए वहां से भी तीसरी घटना झज्जर रोड के काठमंडी के पास की है। वहां भी एक केमिस्ट की दुकान पर उसको निशाना बनाया और लोहे की राड से शटर तोड़कर उसके अंदर घुसे और उसके बाद जो है वहां से पैसे लेकर फरार हो गए। हालांकि चोर हाई प्रोफाइल थे क्योंकि वो स्विफ्ट गाड़ी में बैठकर आए थे और लगभग 5 की संख्या में दिखाई दे रही। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उसके बाद हम पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस ने मीडिया के सामने आने से मना कर दिया। आखिर अब देखना ये होगा कि पुलिस इन चोरों को कब तक पकड़ पाती है। बल्लभगढ़ फरीदाबाद में आने वाला मिर्जापुर गांव यहाँ के बड़े गांव में माना जाता है। हालांकि फिलहाल यह मिर्जापुर गांव बल्लभगढ़ नगर निगम के अंडर में आ चुका है। सारी देखरेख के काम का जिम्मा बल्लभगढ़ नगर निगम के अंडर में ही है। 2002 में ओम प्रकाश चौटाला जी के मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ पर एक डेयरी जोन को स्थापित किया गया था। उस समय काफ़ी बड़े बड़े दावे किए गए थे, वादे किए गए थे यहाँ पर सुविधा देने के लिए। लेकिन समय के साथ साथ सरकारें बदलती गईं, प्रशासन के अधिकारी बदलते रहे। आज इस डेयरी जोन के हालात यह हैं कि यहाँ पर लगभग हर सड़क पर 1 से 2 फुट तक बारिश के पूरे मौसम के दौरान यहाँ पर कीचड़ दिखाई देती है। चारों तरफ यहाँ गोबर ही गोबर दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर गोबर की व्यवस्था के लिए कोई खास तौर पर अलग से व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि उस समय ये दावा भी किया गया था और ये वादा किया गया था कि गोबर के लिए यहाँ पर एक बड़ा बायोगैस प्लांट भी बनाया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी कोई यहाँ पर व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है। गोबर के नालियों में जाने के कारण यहाँ पर सारी नालियाँ लगभग चौक की स्थिति में है। बेसमेंट में पानी जमा भरा हो रखा है, लगभग 3-3 फुट तक पानी भरा हुआ है बेसमेंट का। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर प्रशासन किस तरह से व्यवस्था कर पाता है। हालांकि यहाँ पर 4 पंप भी हैं, लेकिन पंप के नाम पर एक भी पंप काम नहीं कर रहा। यहाँ का सरकारी जानवरों का अस्पताल एक खंडरनुमा बिल्डिंग है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं दे पाता है और कब तक दे पाता है, यह देखने वाली बात है। हरियाणा के मुख्यमंत्री व गृह मंत्री अनिल विज के बीच विवाद को लेकर अधिकारियों द्वारा खेले जा रहे डर्टी गेम पर हरियाणा के गृह मंत्री ने चेतावनी दी थी। साइबर सिटी गुरुग्राम के मेहरौली रोड स्थित एक निजी कंपनी के कार्यालय में आगजनी से लाखों का सामान आग में सुहा हो गया। खेलों की बात हो और भिवानी का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। भिवानी की मुक्केबाज पूजा बोरा, जिन्होंने पहले भी काफ़ी मेडल जीते हैं, अब वो ओलंपिक में गई हुई हैं। ओलंपिक में उन्होंने 5-0 से अल्जीरिया के खिलाड़ी को हरा करके बढ़त बढ़ाई है। झूठी शान के लिए बेटी की करनी पड़ी हत्या। बेटी की हत्या का कारण अभी पुलिस गहरीनता से जांच कर रही है। थाना राई में एक शिकायत दर्ज हुई है, जो कि एक वीडियो भी वायरल हुई है, जिसमें मरने से पहले बेटी ने अपने पिता पर लगाया था आरोप। और लगातार देखें तो इस अभी पुलिस इसमें गहरीनता से जांच कर रही है। तो जनता रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।